Hello, good morning, children. This is your English class, and we are going to start a new lesson, lesson number 4, the name of which is कबड्डी. ठीक है, इससे पहले 3 लेसन हमने कंप्लीट किए हैं और चौथा लेसन करने की तैयारी है. कबड्डी नाम है इसका. कबड्डी मेरा ख्याल है हम सभी जानते हैं कि एक ऐसा गेम है जो सभी ग्रामीण क्षेत्रों में खेला जाता है और अब तो इसे बड़े बड़े टूर्नामेंट्स का भी एक हिस्सा बन चुका है. तो यहाँ पर आप देखेंगे ये बॉक्स में आपके 3 क्वेश्चंस किए गए हैं और उसमें पूछा गया है पहला कि व्हाट गेम डू यू प्ले. व्हाट गेम डू यू प्ले. तो आपसे ये पूछा जा रहा है कि कौन से खेल आप खेलते हैं. जाहिर सी बात है कि इसका जवाब आपको देना है कि कौन से ऐसे खेल हैं जो आप खेला करते हैं, है ना. आप ही इसका बेहतर उत्तर दे सकते हैं. उससे पहले ये समझ लें कि खेल हमारे जीवन में ज़रूरी क्यों है. देखिए, स्कूल में जब आप क्लासरूम में पढ़ाई वगैरह करते हैं तो इससे आपका मेंटल एक्सरसाइज होती है आपकी, यानी आपके दिमाग की एक्सरसाइज होती है. लेकिन जिस तरह से दिमाग की एक्सरसाइज ज़रूरी है ठीक वैसे ही ज़रूरी होता है कि आपकी मानसिक क्षमताएं भी बढ़ें, शारीरिक क्षमताएं भी बढ़ें, मानसिक क्षमताएं भी बढ़ें. इसी को सर्वांगीण विकास कहते हैं. तो फिज़िकल एबिलिटीज़ को बढ़ाने के लिए, शरीर को स्वस्थ रखने के लिए गेम्स का खेला जाना बहुत ज़रूरी है. अक्सर होता यह है कि बहुत सारे गेम्स आप सभी जानते हैं कि चाहे वो क्रिकेट हो, फुटबॉल हो, वॉलीबॉल हो, बास्केटबॉल हो, इन सब के लिए आपको कुछ साधनों की ज़रूरत पड़ती है कि बॉल चाहिए, बैट चाहिए, स्टम्प्स चाहिए, नेट चाहिए. हर जगह जब ये उपलब्ध नहीं होते तो आप ये गेम्स नहीं खेल सकते हैं. तो कुछ ऐसे गेम्स भी हैं जिनके लिए किसी खास इक्विपमेंट की, किसी खास साधन की ज़रूरत नहीं होती. आपके पास एक बस ज़मीन का टुकड़ा हो, थोड़ी सी खेलने के लिए खुली जगह हो, तो आप इस गेम को खेल सकते हैं. और यही वजह है कि कबड्डी हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में बड़ा लोकप्रिय खेल है, राइट. तो आज इसके बारे में आपको इस लेसन में पता चलेगा. ओके, तो जानते हैं. पहले सेकंड आपसे पूछा है व्हाट इज़ अवर नेशनल गेम. तो आपने पढ़ा हुआ है कि हमारा नेशनल फ्लावर क्या है, आपने पढ़ा है कि हमारा नेशनल एनिमल क्या है ना. नेशनल फ्लैग कौन सा है, नेशनल एंथम कौन सा है. आपको मालूम है कि नेशनल गेम कौन सा है? ना मालूम हो तो बता दूं, हमारा नेशनल गेम है हॉकी, है ना. तो ये आपके जनरल नॉलेज के लिए कि नेशनल गेम हमारा हॉकी है और बड़े बड़े खिलाड़ी हुए हैं हमारे देश में हॉकी खेलने वाले. और उनमें सबसे बड़ा नाम है मेजर ध्यानचंद का, जिन्होंने हमारे देश की हॉकी जो थी उसको वो स्थान दिलाया जिसकी वो हकदार थी. तो आज के दिनों में अगर आप देखें तो लोग क्रिकेट की तरफ या दूसरे खेलों की तरफ ज़्यादा रुझान रखते हैं, लेकिन हॉकी हमारा नेशनल गेम है और इस पर भी, इसके बारे में आपको जानकारी होना चाहिए. तीसरा क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि कैन यू टेल द नेम्स ऑफ सम गेम्स प्लेड इन रूरल एरियाज. रूरल एरियाज यानी ग्रामीण क्षेत्र, अर्बन एरियाज शहरी क्षेत्र. तो कौन से ऐसे, हमारा जो हम जहाँ रहते हैं ये ग्रामीण क्षेत्र है, तो इसमें यहाँ पर गांव में ऐसे कौन कौन से खेल हैं जो खेले जाते हैं. आप जानते हैं कि बहुत सारे हैं, जैसे कबड्डी है, खो खो है, गिल्ली डंडा है, या दौड़ वगैरह आयोजित की जाती है. ये सारे खेल
एथलेटिक्स से रिलेटेड जो गेम्स हैं, है ना, ये सब ऐसे हैं जिसमें खुली जगह की ज़रूरत होती है, बाकी किसी महंगे इक्विपमेंट्स की ज़रूरत नहीं होती। तो आइए इस लेसन की शुरुआत करते हैं। और आप देख रहे हैं कि यहाँ पर एक लिखा हुआ गवर्नमेंट स्कूल, एक बिल्डिंग बनी नज़र आ रही है। यहाँ पर आपको 7 बच्चे नज़र आ रहे हैं और एक पर्सन नज़र आ रहे हैं जो निश्चित रूप से इनके टीचर होंगे, क्योंकि स्कूल के सामने ये बच्चे यूनिफॉर्म में हैं तो ज़रूर इनके स्पोर्ट्स टीचर होंगे, क्योंकि स्पोर्ट्स के बारे में ये लेसन है। तो पेज नंबर 20 है ये, और इसकी मैं शुरुआत कर रहा हूँ। यहाँ से शुरू करेंगे कि इट वॉज द फेस्टिवल ऑफ नागपंचमी। द विलेज पीपल ऑफ Sandalpur had gathered around the playground of the middle school. This was the place where the wrestling competition was to be held. Such events are organized in accordance with the time-honored custom of the society. तो भाई नाग पंचमी का त्यौहार था, और नाग पंचमी आप सभी जानते हैं कि हमारे देश में मनाई जाती है। हमारे देश में जो प्रकृति से रिलेटेड जो चीज़ें हैं, प्राकृतिक चीज़ें, उनको देवी देवताओं जैसे सम्मान दिया जाता है, जैसे नदी, जैसे पर्वत, जैसे पेड़ पौधे, इवन एनिमल्स। तो नाग पंचमी नागों की पूजा, यानी कि रेप्टाइल्स की, सर्पों की पूजा का त्यौहार है। और आप समझ सकते हैं कि हमारे जो भी बुज़ुर्ग रहे होंगे उन्होंने इनके इम्पोर्टेंस को समझा था कि ये सांप हमारे लिए क्यों ज़रूरी है, राइट। तो नागपंचमी का त्यौहार मनाया जाता है इसीलिए। आपसे पूछा जाए कि सांप क्यों ज़रूरी है, तो जान लीजिए कि जो रोडेंट्स होते हैं, यानी जो चूहे वगैरह जो होते हैं, जो अक्सर फसलों को बहुत नुकसान पहुंचाते हैं, है ना, ये सांपों का प्राकृतिक भोजन है, नेचुरल डाइट है उनकी। तो सांप इन चूहों को प्राकृतिक रूप से नष्ट कर देते हैं, और यही वजह है कि किसानों को और दूसरे लोगों को इनसे बड़ा फ़ायदा होता है। लेकिन हमारे मन में एक डर सा समाया हुआ है सांपों के लिए, जबकि जितने सांप आपको नज़र आते हैं उसमें बहुत ही कम ऐसे होते हैं जो विषैले होते हैं या वेनमस होते हैं। ज़्यादातर जो सांप होते हैं वो जहरीले नहीं होते, कुछ को छोड़कर। तो सांपों से एक निश्चित दूरी बना के रखना समझदारी है, लेकिन उनको देखते ही उनको जो मार डाला जाता है कि इकट्ठे होकर लोग उन्हें मार देते हैं, ये गलत है। इसकी ज़रूरत नहीं है। सांप और मनुष्य दोनों अगर एक दूसरे के बीच सुरक्षित दूरी रखें तो किसी को किसी से कोई खतरा ना हो, है ना। तो दरअसल सांप जो हैं ये इंसानों के लिए आमतौर पर कोई ख़तरा नहीं होते। ये चूहों की तलाश में भटकते हुए कभी आपके घरों के आसपास नज़र आ जाते हैं, या कई बार चूहों के पीछे पीछे घर में भी प्रवेश कर जाते हैं, लेकिन थोड़ा सी हलचल करके, धुआं करके इनको वहाँ से भगाया जा सकता है। उसके लिए उनकी हत्या करने की या उन्हें मार डालने की ज़रूरत नहीं होती। और बहुत जगहों पर ऐसे सर्प मित्र भी हैं जिनके फ़ोन नंबर्स दिए होते हैं कि अगर घरों में सांप निकल जाए या कोई ऐसा खतरा महसूस हो तो आप इन्हें फ़ोन करके बुला सकते हैं। और ये एक्सपर्ट होते हैं, विशेषज्ञ होते हैं। ये सुरक्षित रूप से सांप को पकड़कर दूर उनके जो नेचुरल हैबिटेट होता है, जो प्राकृतिक आवास होता है जंगलों में, नदियों के किनारे, वहाँ पर इन सांपों को ले जाकर छोड़ देते हैं बस्ती से दूर। तो सांप को भी नुकसान नहीं होता और आपको भी कोई नुकसान नहीं होता। तो इस किस्म के कुछ उपाय आजमाए जा सकते हैं इन सांपों ताकि ये सांप भी बचे रहें और ये सांप आपको कोई नुकसान भी ना पहुंचा सके, है ना। तो चलिए, हमारे यहाँ एक जो नागपंचमी का त्यौहार मनाया जाता है उसमें नागों की पूजा की जाती है। और इस दिन बहुत सारे गांव में मतलब कई प्रोग्राम्स होते हैं, कई कार्यक्रम किए जाते हैं। उसमें एक कार्यक्रम होता है कि अक्सर कुश्ती,
यानी रेसलिंग जिसको कहते हैं, ये इसका आयोजन आजकल कम नज़र आता है, लेकिन पहले गांव-गांव में जो वर्जिश वगैरह करते थे जो लोग, जो अपने शरीर को तंदुरुस्त मजबूत बना देते, तो ये आपस में कुश्ती किया करते थे। कुश्ती एक स्पोर्ट है, रेसलिंग है ना, और उनमें मुकाबला होता था, देखा जाता था कि कौन जीतता है। तो ऐसे ही एक गांव है, संदलपुर नाम है उसका, और नाग पंचमी का फेस्टिवल है, त्यौहार है, फेस्टिवल। और सारे गांव के लोग वहाँ पर मिडिल स्कूल जो है, ये गवर्नमेंट स्कूल जो आपको चित्र में नज़र आ रहा है, उसके प्लेग्राउंड पे पर जमा हो गए हैं, क्योंकि यही वो जगह है जहाँ पर रेसलिंग का कंपटीशन या कुश्ती की स्पर्धा होती है। और ये जो इवेंट्स हैं या ये जो कार्यक्रम है, ये एक पुराना, एक समझ लीजिए कि एक कस्टम सा बन गया है, एक परंपरागत रीति रिवाज सा बन गया है कि हर साल नाग पंचमी के अवसर पर ये कुश्ती की स्पर्धा का आयोजन किया जाता है। तो पूरा गांव वहाँ पर जमा है। आफ्टर द कंपटीशन, अनिल, सुनील, रवि, भोला, आसिफ, चारू, माला, रोहित and some other friends were eager to enjoy themselves. So they went for a picnic to the nearby dam with their sports teacher, Mr. Solanki. They sat on the ground and proposed to do something. अब ये कुश्ती की स्पर्धा खत्म हुई, अब बच्चे फ्री हुए, अब उन्होंने सोचा कि कहीं चले, तो उन्होंने अपने स्पोर्ट्स टीचर, जिनका नाम था सोलंकी सर, मिस्टर सोलंकी जो थे, उनके साथ पास में कहीं पर एक डैम था, पिकनिक स्पॉट था, वहाँ पर उनके साथ पिकनिक बनाने चले गए ये सब। अब वहाँ पहुँचने के बाद अब आपस में ये बातें करने लगी कि कुछ किया जाए। दे सेट ऑन द ग्राउंड एंड प्रपोज टू डू समथिंग। वो एक वहाँ पर ज़मीन पर बैठ गए और आपस में बातें करने लगे कि भाई क्या करना चाहिए, क्या किया जाए, राइट। तो अब जो उन बच्चों में बातें हो रही हैं ये आप पढ़ेंगे। सबसे पहले बोल रहा है अनिल। यहाँ पे जो लिखा हुआ है, ये जिनके नाम आप देख रहे हैं, ये बारी बारी से ये बच्चे इस चर्चा में भाग ले रहे हैं। तो सबसे पहले बोल रहे हैं अनिल। अनिल सेड, इट्स अ नाइस ग्राउंड, इजंट इट? व्हाट अबाउट प्लेइंग सम गेम? अनिल ने कहा कि भाई जहाँ पर वो पिकनिक बनाने डैम के किनारे गए थे, कि ये तो बड़ी बढ़िया जगह है, इतनी खुली जगह है, समतल जगह है, क्यों ना कुछ खेल खेलें। आसिफ नाम का जो लड़का था उसने कहा, इट्स अ गुड आइडिया, इट इज़ अ गुड आइडिया, द प्लेस इज़ रियली वेरी नाइस एंड दैट इज़ वाई आई टू फील लाइक प्लेइंग सम गेम। तो उसने कहा कि ये तो बहुत अच्छा आइडिया है, वाकई ये जगह जो है ये बहुत सुंदर है, और मेरा भी मन खेलने का, कोई खेल खेलने का कर रहा है। आई टू फील लाइक प्लेइंग सम गेम, मतलब मेरा मन भी कोई खेल खेलने का कर रहा है कि मैं भी कोई खेल खेलूँ, राइट। यहाँ पे देखिए, आई टू फील लाइक जब भी यूज़ होता है तो जब आपका मन किसी चीज़ को करने का होता है। जैसे आई फील लाइक हैविंग अ कप ऑफ टी, अगर मैं कहूँ कि आई फील लाइक हैविंग अ कप ऑफ टी, इसका मतलब ये होगा कि मेरा मन एक कप चाय पीने का हो रहा है। तो इसका इस्तेमाल करना सीखिए। एक शब्द आपको मिल रहा है, राइट, कि इसका इस्तेमाल कैसे करें। एक फ्रेज है ये, फील लाइक। इट इज़ अ गुड आइडिया, द प्लेस इज़ रियली वेरी नाइस एंड दैट इज़ वाई आई टू फील लाइक प्लेइंग सम गेम। अनिल उससे कहता है जिसने पहले बात की थी, अनिल, व्हाट गेम डू यू वॉन्ट टू प्ले? कौन सा गेम है जो खेलना चाहोगे तुम? आसिफ, आई वॉन्ट टू प्ले अ गेम विच इज़ वेरी पॉपुलर इन आवर विलेजेस। आसिफ ने जवाब दिया कि मैं उस खेल को खेलना पसंद करूँगा जो हमारे गाँव में बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता है। पॉपुलर होना मतलब विच इज़ वेरी लाइक्ड, विच इज़ वेरी फेमस। तो ऐसा खेल जो हमारे गाँव में बहुत पॉपुलर है, बहुत ज़्यादा फेमस है, पसंद किया जाता है, मैं वो गेम खेलना चाहूँगा। अनिल ने पूछा, व्हाट इज़ दैट? कौन सा खेल है वो? आई एम टॉकिंग अबाउट गेम्स लाइक कबड्डी एंड खो खो। आसिफ ने कहा, मैं कबड्डी और खो खो की बात कर रहा हूँ।
कि इस जैसे खेल, कबड्डी और खो खो जैसे खेल जो हमारे गांव में बहुत पसंद किए जाते हैं, उसको खेलने का मन कर रहा है। वाई डोंट वी चूज एनी ऑफ देम? सुनील ने कहा कि इन दो खेलों में से क्यों ना एक खेल चुन लें हम। वाई डोंट वी चूज एनी ऑफ देम? आई थिंक वी कैन प्ले कबड्डी। तो चारू ने कहा कि हम कबड्डी खेल सकते हैं। आसिफ ने कहा आई एग्री, कबड्डी इज अ गेम विच कीप्स अस फिट एंड हेल्दी. That is why it is so popular in our country, especially in the rural areas. तो आसिफ ने कहा कि हाँ, मैं तुमसे सहमत हूँ। कबड्डी एक ऐसा खेल है जो हमें फिट भी रखता है और हेल्दी भी रखता है, स्वस्थ भी रखता है। और दैट इज़ वाई इट इज़ सो पॉपुलर इन आवर कंट्री। और यही वजह है कि हमारे देश में बहुत फेमस है, स्पेशली इन द रूरल एरियाज, और खास करके ग्रामीण इलाकों में ये बहुत ज़्यादा फेमस है। दैट इज़ राइट, कैन समबडी टेल मी द रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ कबड्डी? तो चारू ने कहा कि ये बात तो सही है, लेकिन हर खेल के कुछ नियम होते हैं। कोई भी आप खेल खेलते हैं तो उसके अलग अलग नियम होते हैं ना। तो उसने कहा कि भाई कबड्डी के भी कुछ नियम होंगे, तो कोई मुझे उन जो रूल्स हैं उसकी कबड्डी गेम के, उसके बारे में कोई बताएगा? आई थिंक आवर स्पोर्ट्स टीचर मिस्टर सोलंकी कैन टेल अस एवरीथिंग अबाउट कबड्डी। तो रोहित ने कहा कि मुझे लगता है कि इस बात का सबसे अच्छा जवाब हमारे स्पोर्ट्स टीचर सोलंकी साहब जो हैं वो दे सकते हैं। वो हमें बता सकते हैं कि कबड्डी के क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, क्या इसके नियम कानून हैं। Then they went to Mr. सोलंकी who was busy with swimming. तो ये पहुंचे मिस्टर सोलंकी के पास जो उस वक़्त डैम में तैरने का मज़ा ले रहे थे। He was busy, वो व्यस्त थे तैरने में। आप सभी जानते हैं कि स्विमिंग जो है ये बहुत अच्छी एक्सरसाइज है, लेकिन स्विमिंग पहले सीखनी होती है और वो कोई आपको अच्छा तैराक सिखाने वाला मिले तो ही इसमें कोशिश करनी चाहिए। अपने मन से पानी में उतर के इसकी कोशिश नहीं करनी चाहिए, जानलेवा हो सकती है ये। और हर साल ऐसे किसी दुस्साहस की वजह से बहुत सी जानें चली जाती हैं। तो तैरना एक बहुत अच्छी एक्सरसाइज है, तैरना एक बहुत अच्छी कला है जो सीखना चाहिए सबको, लेकिन किसी योग्य प्रशिक्षक, ट्रेनर की देखरेख में जो अच्छे तैराक हों उनसे आप रिक्वेस्ट कीजिए, वो आपको तैरना सिखा सकते हैं। उसके लिए प्रॉपर जगह होनी चाहिए ठीक ठाक। तो मिस्टर सोलंकी तो स्पोर्ट्स टीचर थे, ये कई गेम्स के बारे में जानते थे और स्विमिंग के बारे में भी अच्छे से जानते थे, क्योंकि स्विमिंग भी एक बहुत फेमस आप जानते हैं कि स्पोर्ट्स है। स्विमिंग के भी कॉम्पिटिशन्स होते हैं बड़े बड़े, जो ओलंपिक्स होते हैं, एशियाड्स होते हैं, या और जो दूसरे विश्व स्तरीय जो प्रतियोगिताएं होती हैं उसमें स्विमिंग भी होता है। तो स्विमिंग को बहुत अच्छी एक्सरसाइज माना जाता है। तो इसके इसी में बिजी थे मिस्टर सोलंकी, तो इनके पास ये बच्चे पहुँचे कबड्डी के नियम कायदे कानून जानने के लिए। फिर अनिल ने उनसे कहा कि सर कुड यू प्लीज़ टेल अस द रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ कबड्डी, कि सर क्या आप हमें जो कबड्डी खेल है उसके रूल्स और रेगुलेशंस जो है, नियम कायदे, उनके बारे में कुछ बताएंगे? तो मिस्टर सोलंकी ने कहा इट्स वेरी गुड दैट यू आर सो ईगर टू नो अबाउट एन इंडियन गेम। मिस्टर सोलंकी ने कहा ये बड़ी खुशी की बात है कि तुम सभी एक भारतीय खेल के बारे में जानने के इच्छुक हो। ईगर एक शब्द आ रहा है। ईगर का मतलब ही होता है कि किसी चीज़ को जानने के लिए बहुत जिज्ञासा हो आपके मन में, राइट? तो ईगर शब्द यूज होता है उसके लिए। ईगर टू नो अबाउट एन इंडियन गेम। द ग्राउंड वेयर कबड्डी इज प्लेड इज 12.5 meters long and 10 meters wide. It has two equal partitions known as parlors. तो मिस्टर सोलंकी ने बताया कि जो कबड्डी का ग्राउंड होता है भाई, वो ऐसे लंबाई में 12.5 मीटर्स होता है, यानी 12.5 मीटर की लंबाई होती है उसकी, और चौड़ाई होती है उसकी, जो चौड़ाई है वो 10 मीटर होती है। मतलब
यहाँ से अगर इस को हम ग्राउंड मान लें आपके बुक के पेज को, राइट, तो आप समझ जाइए कि 12.5 मीटर की लंबाई, 10 मीटर की चौड़ाई, और यहाँ पर बीच से इसको एक बराबर बराबर हिस्सों में 2 भागों में बांट दिया जाता है। तो 12.5 का आप आधा कर लीजिए तो 6.25 हो जाएगा। तो 6.25 मीटर्स इधर होता है बाई 10 मीटर्स एंड 6.25 मीटर्स बाई 10 मीटर्स, ये ग्राउंड के 2 पार्टीशंस कर दिए जाते हैं। तो उन्होंने कहा इट इज़ वेरी गुड दैट यू आर सो ईगर टू नो अबाउट एन इंडियन गेम। द ग्राउंड वेयर कबड्डी इज प्लेड इज 12.5 meters long and 10 meters wide. It has 2 equal partitions known as parlors. और ये जो 2 भागों में हमने बांटा है इसको, इनमें से हर हिस्से को पार्लर कहते हैं, PARLOUR, पार्लर, राइट। इन दोनों हिस्सों को पार्लर्स कहा जाता है। सर कैन वी ऑल प्ले कबड्डी एट टाइम? क्या सर कितने भी लोग हों तो सभी के सब एक बार में कबड्डी खेल सकते हैं, यानी कितने भी प्लेयर्स खेल सकते हैं क्या इस कबड्डी को? तो उन्होंने कहा नो यू कांट, नहीं तुम ऐसा नहीं कर सकते। इट नीड्स ओनली 12 प्लेयर्स इन अ साइड। तो एक ग्राउंड बन गया, उसको बीच से बांट दिया, 12.5 मीटर टोटल लंबाई है, 10 मीटर की चौड़ाई है, और यहाँ पर एक टीम रहेगी और इधर एक टीम रहेगी। तो इधर जो टीम होगी ए, उसमें टोटल 12 प्लेयर्स होंगे, और बी यहाँ पर भी 12 प्लेयर्स होंगे, लेकिन ये 12 प्लेयर्स एक साथ खेलेंगे नहीं। आउट ऑफ देम 7 प्लेयर्स प्ले एंड 5 सिट एज रिजर्व 1। इनमें से 12 में से 5 प्लेयर्स बाहर होंगे ग्राउंड के, और वो जो 5 प्लेयर्स हैं रिजर्व प्लेयर कहलाएंगे। जब यहाँ से एक आउट होगा तो एक इसमें से अंदर आ जाएगा, और यहाँ पे 7 प्लेयर्स मौजूद होंगे, यानी एक बार में यहाँ पर 7 से ज़्यादा, दोनों तरफ इधर 7 और इधर 7, इससे ज़्यादा प्लेयर्स नहीं होते। 5-5 प्लेयर्स बाहर रिजर्व रहते हैं, और इस तरह से ये गेम खेला जाता है। ये पेज नंबर 21 हमने कंप्लीट किया। अब जो बाकी का है, जो इस गेम का आगे के जो नियम हैं, वो मैं आपको अगले इसमें बताऊंगा, राइट। टिल देन इसको रीड कीजिएगा, और जब अगली बार आप आएँ तो पूरा चैप्टर पढ़ के रखिए, क्योंकि ये गेम बहुत कॉमन है, इसे आप खेल सकते हैं, और बहुत अच्छा गेम है आपके स्वास्थ्य के लिए भी। तो इसे पढ़ के रखिए, बाकी मैं आपको इसके बारे में डिटेल अगली क्लास में बताऊंगा। ओके, सो गुड बाय टिल देन, हैव अ नाइस डे, कीप स्टडीइंग एंड कीप योरसेल्फ सेफ।